जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, वह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद करिए। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्त प्लस घाटन होता है। क्या होता है? उत्त प्लस घाटन। अब देखिए इसमें पूरी जगह कौन सा संधि है, तो साथ ही इसमें कौन सा है? व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सा? व्यंजन संधि। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, किसी वर्ग का जो पहला वर्ण, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण। अब वर्ग मतलब देखिए हमने बताया था ना, 5 वर्ग होते हैं हमारे। ठीक है, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक, 5 वर्ग हुए। देखिए पहला वर्ग क्या होता है? क, दूसरा होता है ख और तीसरा होता है ग। ऐसे होता है ना। चौथा होता है ग, उसके बाद होता है अंगा। वैसे साथियों क, च, ट, त, प ये हमारे पहले वर्ग होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है किसी वर्ग का, ठीक है, पहला वर्ण, ये वाला, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण, ठीक है, किसी वर्ग का पहला वर्ण क, च, ट, त, प प्लस कोई स्वर या व्यंजन, कोई स्वर या व्यंजन, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। मतलब क्या होता है? देखिए ये कहना चाहता है कि जो पहला वर्ण है, ठीक है, क, च, ट, त, प, इसके साथ में, ठीक है, कोई भी, ठीक, कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो क्या होता है कि जो पहले वर्ण का, जो पहले वर्ग का वर्ण होता है ना, ठीक है, वो तीसरे वर्ग के वर्ण में, यानी देखिए ये वाला जो तीसरा वर्ण इसमें परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर क है तो ग में, च है छ तो ज में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। ठीक है, इसमें बताना है कौन सा सही वाक्य है। मतलब एक तो सही है, 3 गलत होंगे। फिर मुझे बहुत आनंद आती है, साथ ही आनंद आता है। ठीक है, आती है नहीं होगा, तो ये नहीं, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी कह रहा है मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत है। सी में कह रहा है कि मुझे बहुत आनंद आता है, यानी ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट हमारा है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हर्ष व दीर्घ, ठीक है, हर्ष व दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं? हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो स्वर के प्रकार हैं कि व्यंजन के प्रकार हैं कि वर्णमाला के प्रकार है कि संयुक्त व्यंजन के प्रकार होते हैं? ठीक है, किसके होते हैं? तो साथियों हमारे हर्ष स्वर क्या होते हैं? पहली बात आप ये समझिए, पूछा है हर्ष व दीर्घ, तो हर्ष क्या होते हैं? स्वर। ठीक है, कौन से होते हैं? जो छोटे स्वर होते हैं। ठीक है, छोटे स्वर जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, इनकी संख्या पूछ देता है साथियों। तो हर स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब हम बात करें दीर्घ स्वर, इसके अलावा जो बचते हैं हमारे, ठीक है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ऋषि हो गया आपका एड़ी, ऐनक, ठीक है, उसके बाद आपका ओखली और फिर औरत। ये जो है हमारे क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो पूछे कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है। और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होती है? हर्ष स्वरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? कह रहा था हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? बताइए, स्वर के प्रकार हैं कि व्यंजन के प्रकार है? तो हमने क्या बताया अभी कि स्वर के प्रकार है। ठीक है, किसके? स्वर के। किसके हैं? स्वर के प्रकार। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? किसमें दिया गया? आर्टिकल 348 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं साथियों आर्टिकल 120 की, आर्टिकल 120 में क्या बताया कि संसद में, ठीक है, प्रयोग होने वाली भाषा, ठीक है, संसद में प्रयोग भाषा। ठीक, और आर्टिकल 346 क्या बताता है हमको? आर्टिकल 346, आर्टिकल 346 ये कहता है कि संघ और राज्य, ठीक है, संघ और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य पत्राचार की भाषा। राइट, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 344 की, तो राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति। क्या है? राजभाषा पर आयोग और संसद की समिति। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि 28 मात्राओं का छंद है, बताइए कौन सा है? रोला है, गीतिका है, आल्हा है, हरि गीतिका है। ठीक है, कौन सा है बताइए? इसमें जो हरि गीतिका है ना, ये क्या हमारी 28 मात्राओं का छंद है। ठीक है, चूंकि ये तो सारे छंद के प्रकार है, लेकिन जो हरि गीतिका है ना, इसमें 28 मात्राएं होती है। ठीक है, कैसे कैसे देखिए, जो हम बात करेंगे हरि गीतिका की, तो साथियों ये क्या है? सममात्रिक छंद। आपने आपको जब छंद पढ़ाया तो बताया था कि सममात्रिक होता है, एक अर्ध सममात्रिक होता है और एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है, तो हरि गीतिका कैसा है?
हरि गीति का जो हमारा ये सममात्रिक छंद है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक चरण में क्या होता है 28 मात्राएं होती है, ठीक है। कितनी मात्राएं होंगी? 28 मात्राएं होंगी। और 16 और 12 मात्राओं पे क्या होती है? यति होती है। अब यति क्या होती है? यति मतलब विराम होता है, ठीक है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो 28 मात्राओं का छंद कौन सा है? हरि गीति का है, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? जैसा कि हमने आपको जब पढ़ाया था रस, तो उसके बारे में बताया था, ठीक है। कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा था? विश्वनाथ ने कहा था, राजशेखर ने कहा था, भाट ने कहा था, या श्री हर्ष ने कहा था। इसको साथ ही विश्वनाथ ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है कि इनमें से विलोम शब्द का एक युग्म गलत है, ठीक है। कौन सा? दक्षिण का वाम होता है, ठीक है। मतलब देखिए 3 तो सही है, एक गलत होगा। अब कौन सा उसको पहचानना है? या फिर उद्यम का उत्तम होता है, विधि का निषेध होता है, या बर्बर का सभ्य होता है, ठीक है। तो गलत पूछा है, तो बर्बर का सभ्य तो सही है इसमें, ठीक है। बर्बर का सभ्य होता है। लेकिन अगर हम बात करें विधि, ठीक है, विधि का निषेध भी होता है, ठीक है, यानी ये भी सही है। दक्षिण का वाम भी होता है, लेकिन उत्तम का अरे उद्यम का, ठीक है, उद्यम का उत्तम नहीं होता है, ठीक है। अगर पूछ दे आपसे कि उद्यम का विलोम क्या होगा, तो उद्यम का होता है निरुद्यम होता है। क्या होता है? निरुद्यम होता है ना। यानी यही हमारा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि तरणी और तरड़ी, ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। देखिए एक पे क्या है? पे छोटी की मात्रा, एक पे बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो एक तरणी में से क्या होता है? ठीक है, देखिए एक तरणी में से आपका होता है सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। और एक तरड़ी में से आपकी नाव होती है, ठीक है। तो सूर्य और नाव कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो जिसपे छोटी की मात्रा है उसके में सूर्य होता है, और जिसपे बड़ी की मात्रा है ना तरड़ी पे, ठीक है, बड़ी की मात्रा है ना, वहाँ उसके में नाव होता है। क्या होता है? नाव, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक है, शुद्ध वाक्य। खेत जोतने के, ठीक है, पारंपरिक उपादान, ठीक है, हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। तो पूछे क्या आपसे? ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है साथियों? देखिए इसमें जो हमारा शुद्ध वाक्य होगा ना, ये तो पहला गलत है। दूसरा कह रहा है निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये भी गलत है। आगे क्या कह रहा है? श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है, ये भी गलत है। डी क्या शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है, ठीक है। और हमने सही वाला ही पूछा था। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए क्या? सृष्टि, अरे सृष्टा, सृष्टा, सृष्टा या सृष्टि, सॉरी सृष्टा है। इसमें से क्या कौन सा जो वाक्य है, मतलब कौन सा शब्द है ये शुद्ध है, ठीक है, हमको ये बताना है। तो ये वाला क्या है? यानी सृष्टा जो लिखा है ये बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, उसके लिए एक शब्द बता दीजिए, उसे क्या कहते हैं? आकाश वृत्ति कहते हैं, ठीक है, आकाश वृत्ति। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा अखरोट शब्द का, ठीक है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अखरोट का साथियों क्या होता है? अखरोट का अछवाट होता है। क्या होता है? अछवाट। नहीं साथियों, अखरोट का तत्सम अछोट होता है, ठीक है। अखरोट का क्या होगा? अछोट होता है, ठीक है। और अखाड़ा का अछवाट होता है, ठीक है। अछवाट किसका? ये अखाड़ा का होता है, ये अखाड़ा का होता है, ठीक है, अखाड़ा। और अखरोट का अछोट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 13 नंबर की इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में भी खाली स्थान कहा गया है। क्या अगोचर कहा गया है, अप्रकट, अपना अनाम या अदृश्य? क्या कहा गया है इसमें? तो इसको अगोचर कहा गया है, ठीक है। अगोचर ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा पूछे कि अगोचर में होता क्या है? देखिए जो इंद्रियों से न जाना जा सके। अगोचर का मतलब क्या होता है? कि जो इंद्रियों से न जाना जा सके उसको हम अगोचर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा देवर का स्त्रीलिंग होगा। देवर का क्या देवरानी होता है कि देवराइन होता है कि देवरा होता है कि देवरिनी होता है? तो देवरा देवरिनी तो बिल्कुल गलत है। अब बताइए देवरानी होता है कि देवराइन होता है? ठीक है, तो क्या होता है? देवरानी होता है, ठीक है। देवराइन नहीं होता है, देवरानी होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, देवरानी है, राइट। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि कागज का बहुवचन होगा। कागज का बहुवचन क्या होता है? कागजात होते हैं, ठीक है। क्या होता है? कागजात, है ना। कागज का कागज नहीं होगा, ठीक है, और कागज भी नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं कोई ऑप्शन है। जब दिया है कि ऑप्शन नंबर सी कागजात है, तो इनमें से कोई नहीं कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? सजातीय मतलब समान जाति के, ठीक है। जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहेंगे हम? उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे? देखिए, सजातीय मतलब हमने क्या बताया? समान जात के। जैसे आपका अ है, ठीक है, और अ है, ये दोनों समान जात के हैं ना। जब इनका मिलन होगा साथी तो क्या बन जाएगा? आ। तो जब छोटे स्वर जो है समान जात वाले आपस में मिले तो बड़े स्वर का निर्माण हुआ यहाँ पे, है ना, ठीक है। वैसे साथियों अगर हम बात करें छोटी प्लस छोटी, ये देखिए ये भी दो समान जाति के स्वर है, ये बन जाएगी बड़ी। मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे दीर्घ हुआ कि नहीं हुआ? वही बात यहाँ पे पूछा आपसे। वैसे साथियों छोटा ऊ है, ठीक है, छोटा ऊ से जब मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाता है वहाँ पे, है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा ए जो है बिल्कुल सही होगा। ये क्या होते हैं कि दो जो स्वर सजातीय स्वरों के संयोग से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ना बिल्कुल सही है। धवल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। धवल का अर्थ क्या होता है? सफेद होता है, ठीक है। बाकी सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही, धवल का अर्थ सफेद होता है, ठीक। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? बताना है इन 4 विकल्पों में से कि कौन सा सबसे शुद्ध है। अतिशयोक्ति लिखा कैसे जाता है? सबसे बड़ी चीज़ ये है, ठीक है। सबसे बड़ा टास्क हमारे एक अतिशयोक्ति लिखते कैसे हैं। इसमें कैसे लिखा है? अतिशयोक्ति, ठीक है। ए में ये तो गलत है। सी में देखिए अतिशयोक्ति, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। देखिए अतिशयोक्ति ऐसे लिखते हैं अ ति, ठीक है, संयुक्ति, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है अतिशयोक्ति। ये हमारा बिल्कुल शुद्ध होता है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान मतलब से अलग, यानी अलगाव की भावना होती है। जब परसर्ग कारक पढ़ाया था हमने तो बताया था ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ठीक है। तो अपादान से क्या होता है? अलगाव की भावना का उत्पन्न होता है, ठीक है। चाकू से फल काटो, कह रहा है साथियों चाकू से फल काटो, ठीक है। चाकू से फल काटने की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अलगाव की कोई भावना तो है नहीं, तो हमारा गलत है। अब हिमालय से गंगा निकलती है, अब साथियों जब हिमालय से गंगा निकल गई तो हिमालय से गंगा अलग हो गई ना, तो अलगाव की भावना आया ना यहाँ पे। तो जहाँ पे अलगाव की भावना होती है वहाँ पे अपादान कारक होते हैं, ठीक है। तो हिमालय से गंगा निकलती है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निज भाषा उन्नति अहं सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी है? ठीक है, बताना है किसकी पंक्ति है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ अन्य रचनाओं की, देखिए भारत दुर्दशा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। और वैदिकी हिंसा, ठीक है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये भी किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। आते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि नरपति नाल ने किसकी रचना की है? बताइए नरपति नाल ने किसकी रचना की है? ये साथ ही विसल देव रासु की रचना की है। किसकी? विसल देव रासु की। तो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो नरपति नाल ने जो है किसकी रचना की है? तो विसल देव रासु की है, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि चंद्रवरदाई किसकी रचना है, ठीक है, तो ये चंद्रवरदाई साथियों ये पृथ्वीराज रासु की रचना है। किसकी? पृथ्वीराज रासु की। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा अगर पूछ दे आपसे कि कीर्ति पताका किसकी रचना है, ठीक है, तो किसकी है? ये विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की ना। और हमीर रासो सौंगधर की। किसकी? सौंगधर की, राइट। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 4 लीटर दूध में विशेष क्या है? 4 लीटर दूध, इसमें विशेष बताना है। तो विशेष क्या है साथियों? दूध। क्या है? दूध, ठीक है। देखिए जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ये तो सब जानते हैं। तथा जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है? ठीक है, दूध की। कितना दूध? 4 लीटर दूध। तो वही कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसको तो विशेषण कहते हैं, ठीक है, उसको विशेषण कहते हैं। लेकिन ये अगर ये आपसे पूछते कि विशेष क्या होते हैं, तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? दूध की ना, ठीक है। तो दूध हमारा क्या यहाँ पे
विशेष से हो गया, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसने लिखी है? ठीक है, बताइए किसने लिखी है? तो मीराबाई ने लिखी। किसने? मीराबाई, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उल्का सिरानी दिशा दीप्ति में अलंकार है। उल्का सिरानी दीप्ति दिशा में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। इसमें साथियों क्या है? पूर्णोपमा अलंकार है ना। कौन सा है? पूर्णोपमा। अब देखिए पूर्णोपमा अलंकार में हमने क्या बताया था कि उपमा अलंकार में हमने बताया था ना, एक होता है लुप्तोपमा अलंकार, एक होता है पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, हमने ये भी बताया था साथियों कि उपमा अलंकार जो होता है इसके 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है, अब इन 4 अंगों में से, ठीक है, इन 4 अंगों में से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक सत्य, ये 4 अंग होते हैं ना। इन 4 अंगों में से कोई भी एक अगर वहाँ पे मौजूद नहीं है तो वहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार होगा, लेकिन जहाँ पे ये चारों मौजूद होते हैं वहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार होता है। क्या होता है? पूर्णोपमा अलंकार होता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार है? पूर्णोपमा अलंकार है, राइट। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि राष्ट्र कवि कहलाता है? बताइए कौन से कवि राष्ट्र कवि कहलाते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जो है, ठीक है, ये हमारे राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहा था। पूछ भी लेगा कि किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने जो है मैथिली शरण गुप्त जी को क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। कह रहा है मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। बताइए कौन सा वाक्य इसमें? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो इसमें हमारा कौन सा है? मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। ठीक है, आइए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। ऐसा बता रहा है इसमें कि देखिए 2 या 2 से अधिक अगर सरल वाक्य को अगर मिला दिया जाता है तो मिश्र वाक्य का निर्माण करते हैं, राइट। तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें से एक वाक्य मुख्य होगा। एक वाक्य क्या होगा? मुख्य होगा, तथा दूसरा या तीसरा वाक्य जो है उसके अधीन, मतलब क्या होगा? एक प्रधान वाक्य होगा। ठीक है, एक उसमें प्रधान वाक्य होगा और जो दूसरा वाक्य होगा साथियों वो उस पर क्या होगा? आश्रित होगा। ठीक है, इसमें प्रधान वाक्य पे, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। कह रहा है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो साथियों जो भाववाचक संज्ञा है ना, इसका निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से कर सकते हैं, राइट। आइए एक बार देख लेते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है, इसका निर्माण हो सकता है भाववाचक संज्ञा का। विशेषण से भी कर सकते हैं, क्रिया से भी कर सकते हैं, अव्यय से भी कर सकते हैं और सर्वनाम से भी कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार से होगा? 5 प्रकार से। जातिवाचक संज्ञा से हो सकता है, विशेषण से भी हो सकता है, क्रिया से भी कर सकते हैं, अव्यय से भी कर सकते हैं और सर्वनाम से भी कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नैसर्गिक का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो नैसर्गिक का साथियों क्या होता है? कृत्रिम होता है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर पूछ दे आपसे पारंपरिक का, तो अपारंपरिक होगा, वास्तविक का विलोम कल्पित होगा और कायिक का विलोम मानसिक होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नेपथ्य होता है, क्या होता है बताइए। देखिए जहाँ रंगकर्मी अपना, ठीक है, वेश विन्यास करते हैं, जहाँ रंगकर्मी क्या होता है? अपना वेश विन्यास करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि उल्टे बांस बरेली को, ठीक है, उल्टे बांस बरेली को, बताइए क्या है? विपरीत कार्य करना। ठीक है, या बरेली में बांस का उत्पादन अधिक होता है, या बरेली में बांस के फर्नीचर का उद्योग प्रमुख है, या बरेली से पूरे देश को बांस भेजा जाता है। तो उल्टे बांस बरेली को, ठीक है, उल्टे बांस बरेली को, तो इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा विपरीत कार्य करना। अच्छा, विपरीत कार्य कैसे करना? देखिए विपरीत कार्य करना है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कैसे होगा समझिए इस चीज़ को। देखिए हम बरेली को किस नाम से जानते हैं? जब यूपी जी के आपको पढ़ाए थे तो हमने बताया था ना कि जो बरेली है साथियों, इसको हम बांस बरेली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बरेली में क्या होता है? बहुत सारे बांस होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम बांस बरेली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जहाँ पर जिस चीज़ का दिखता है आप उसको वहाँ पे दे रहे हैं। जैसे क्या बरेली में बांस का दिखता है और आप क्या कर रहे हैं? उल्टे बांस बरेली को। ठीक है, तो ये क्या विपरीत कार्य तो आप कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा इसमें तद्भव शब्द है? ठीक है, कौन सा तद्भव शब्द है? अपाहिज क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छा
अगर हम बात करें कि अपाहिज का तत्सम पूछ दे आपसे तो अपाद हस्त होता है। क्या होता है? अपाद हस्त। ठीक है। अच्छा, आमचूर क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम पूछे तो आम्रचूर्ण होता है। क्या होता है? आम्रचूर्ण। और अमी क्या है? तद्भव है और इसका तत्सम अमृत होता है। राइट। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है, रहिए लटपट काट दिन वह धामे में सोए, छाह न बाकी बैठिए तो तरुर पत्रो होए, जो तरुर पत्रो होए एक दिन धोखा दे हैं। ठीक है। जा दिन चले अवारी, टूटी तब उस जर से जय जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, जाति जो झरिया। ठीक है। जाति जो झरि जाए, तच छाया में रहिए। में छंद कौन सा है बताना है साथियों। ठीक है। इसमें छंद कौन सा है? इसमें हमारा कौन सा है? कुंडलियाँ हैं। ठीक है। कौन सा? कुंडलियाँ है ना। अब देखिए, हमने आपको जब छंद पढ़ाया तो एक बात आपको बताई थी, 2 ट्रिक हमने बताई थी। ठीक है। एक छप्पा, ठीक है, और एक कुंडली। तो छप्पे में हमने क्या बताया इसका ट्रिक कि RO का पानी क्या करता है? छप छप करता है। मतलब रोला और उल्लाला से मिलकर हमारी क्या बनता है? छप्पर बनता है। ठीक है। और वहीं साथियों हमने बात की थी कुंडलियाँ की। तो देखिए, कुंडलियाँ की ट्रिक हमने आपको ये बताई थी कि दोहा प्लस रोला कैसे। बहुत से लोग क्या करते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, है ना। वो कान जब छिन जाता है तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर, कुंडल मतलब कुंडलियाँ, और डॉक्टर मतलब दोहा और रोला, यानी D+R। ठीक है। तो दोहा और रोला के युग से क्या बनता है? कुंडलियाँ बनती हैं। राइट। तो यही पूछा था यहाँ पे कौन सा छंद है, तो कौन सा है? कुंडलियाँ है। ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर C क्या है? बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। अच्छा, अगर पूछ दे कि कुंडलियाँ क्या होता है, देखिए कुंडलियाँ हमने आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया साथियों कि क्या होता है। एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक है। जो कुंडलियाँ हमारी है नहीं, कैसा है ये? विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। ठीक है। और इसमें कितने चरण होते हैं साथ? इसमें 6 चरण होते हैं। गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 चरण हुआ ना। तो कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। राइट। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या, अब तो गद्यांश है। अब इस गद्यांश को पढ़ के हमें क्वेश्चन देना है। देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, कह रहा है कि हल चलाने, ठीक है, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव के ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवनशाला है। उनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां सी हैं। किसान मुझे अन्न में फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। कहते हैं खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक है, केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखर रहा है। वृक्षों की तरह उसका भी जीवन एक प्रकार का मौन जीवन है। विद्या यह नहीं पढ़ा विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप नहीं करता, संध्या वंदनादि इसे नहीं आते। ज्ञान, ठीक है, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसे कोई सरोकार नहीं। केवल साग पात खाकर ही यह अपनी पूरी भूख निवारण कर लेता है। राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसके अनुसार हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हल चलाने वाले किसान, ठीक है, हल चलाने वाले किसान, ठीक है, क्या करते हैं? तो अपने शरीर का हवन किया करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जैसा बिल्कुल सही है। और ये बात कहाँ पे? गद्यांश में दिया था। ठीक है। अपने शरीर का हल और अपने शरीर का हवन किया करते हैं। राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, हवन कुंड की ज्वाला की किरणें। अब बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर ABCD में से कौन सा उचित है? तो देखिए हवन कुंड की क्या पूछा? हवन कुंड की ज्वाला की किरणें, ठीक है, चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। जैसा कि बताया था इसमें ना, चावल के लंबे सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। ठीक, चलते आगे चलते क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है, प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है। प्रत्येक पत्ते फूल और फल में बिखर रहा है, जो कि गद्यांश में बिल्कुल साफ साफ दिया था। उसमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो किसान का सारा जीवन क्या होगा? किसान का सारा जीवन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। 36 नंबर देखिए, कह रहा भारतीय किसान का कोई सरोकार नहीं होता। इसमें बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है। इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है? मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से। ठीक है। मंदिर मस्जिद गिरजाघरों से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 37 नंबर कह रहा है और लास्ट क्वेश्चन है, केवल साग पात द्वारा ही क्या करता है? यह अपनी भूख निवारण कर लेता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसने क्या पूछा था 37 नंबर में? केवल साग पात द्वारा ही, तो फिर दिया था ना इस गद्यांश में कि यह अपनी पूरी भूख निवारण कर लेता है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या? बिल्कुल सही जवाब है।